यस, तो अभी हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है और कुछ टाइम हम लोग देंगे अपने ऑडियंस को जुड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जो लोग आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत स्वागत है, और जो आने वाले हैं मुझे अपनी वॉइस इको सुनाई दे रही है। हाँ, थोड़ी सी इको आ रही है आपकी प्रशांत जी। थोड़ी इको आ रही है। ओके, सो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अभी ठीक है। ठीक है, फाइन। सो दर्शकों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोग वीक में 2-3 दिन जो ये लाइव सेशन का प्रोग्राम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि स्टोरी टेल प्लेटफॉर्म पे जो नई किताबें आ रही हैं हम उस पर चर्चा कर सकें। और इस वीक जो हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टोरी टेल ऐप पर जो नई किताब आई है वो बड़ी शानदार और रोचक किताब है, जो युवा पीढ़ी के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चित है, जिसका नाम है देख लेंगे यार। और उस देख लेंगे यार के जो लेखक हैं दीपक कुमार जी, वो हमारे साथ गेस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और इस किताब को जिन्होंने आवाज दी है, जिन्होंने इस किताब का नरेशन किया है हमारे लिए, उनका नाम है अभिनव जी। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनव और दीपक। थैंक यू प्रशांत जी। तो अभी कमेंट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है आई थिंक, क्योंकि हमारे टीम से भी लोग लिख रहे हैं और आशीष महेश्वरी जी ने भी लिखा है। तो बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। दीपक जी, आपसे शुरू करते हैं। आपसे बात करते हैं कि क्या ये आपकी पहली किताब है देख लेंगे यार? हाँ, सबसे पहले तो स्टोरी टेल और आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी बुक को यहाँ पे जगह दी। और ये मेरी पहली बुक ही है, फर्स्ट स्टोरी जो थी एक्चुअली से शैलेश सर जैसे हमारे। हाँ, अच्छा, जैसे कि ये बुक का कवर आप देख सकते हैं, मेरे पास है ये। कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है। तो बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया है, पर इस जो बुक का कवर जो है ये आपका शायद दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो इसके जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो स्टोरी का जो हमारा मेन जो हीरो है रितेश, उसी की हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे। यहाँ पे भी आप इसका बैक का ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया एक्चुअली। पर अभी मैं दिल्ली गया था बुक फेयर में, वहां पे मुझे बहुत से लोगों ने बताया था सर ये क्या लिखा हुआ है। तो ये रितेश ने लिखा था मेरी डायरी के अंदर, ये लास्ट उसका कुछ लिखा हुआ मेरे पास है। तो ये मैंने यहाँ पे कवर पे मैंने शैलेश सर से बात की थी, इसको अपन यहाँ करवाएं। तो ये वही है, और ये मेरी पहली किताब है, पहली कहानी है जो मैंने लिखने की कोशिश की है। तो ये रितेश असली किरदार है? हाँ, रितेश असली किरदार है। रितेश और हम कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे यानी। अच्छा, अभिनव जी ने बड़ा वही क्वेश्चन पूछा जो मैं पूछने वाला था। अच्छा सवाल किया। हाँ, मैं कलाल हूँ। बिल्कुल। तो ये अभी मैं जब कहानी सुन रहा था, हाँ, जब मैं कहानी सुन रहा था तो मैंने देखा कि क्या संयोग है इस किताब का। हमारे ऐप पर जो भी किताब आती है, जब वो ऑडियो मीडियम में आता है तो एक उसकी एक जर्नी होती है। इस जर्नी में जो कैरेक्टर का नाम है वो नरेटर का नाम है। आप अभिनव आपका जो नाम है वो दोनों का। तो अभिनव जी, आपने भी पढ़ते समय ये जरूर देखा होगा, आपने किस कैरेक्टर के साथ सबसे ज्यादा रिलेट किया? क्या अभिनव कलाल के साथ ज्यादा आपने रिलेट किया क्योंकि नाम अभिनव था, या कोई और भी कैरेक्टर था जो मैं क्या बताऊं, मैंने दोनों के साथ रिलेट किया। दोनों के कुछ पहलू जो हैं वो उसमें मैंने अपने आप को देखा। और अभी तो मतलब खैर मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब आई एम इन अ सर्टेन स्टेज ऑफ माय लाइफ, यू नो, इन द लैटर स्टेज। पर ये किताब मुझे अपने कॉलेज के दिनों में वापस ले गई। बिल्कुल, मतलब जो एक वो टाइम होता है ना, एक जो जोश होता है और जो अपने प्यार को ढूंढने की एक चाह होती है, और किसी भी बात पे आप लड़ लोगे, वो जो चीजें हैं, एक जो गर्म खून होता है ना टीनेज में, वो बिल्कुल मतलब इस किताब में ऐसा पिरोया है दीपक साहब ने कि क्या बताऊं। बहुत मजा आया। बिल्कुल। मैंने किताब पूरी खत्म तो नहीं की अभी, पर मैं सुन रहा था किताब, और मुझे तभी मुझे पता चला कि जो अभिनव का किरदार है, तो मैंने उस टाइम सुनते हुए थोड़ा हंसा भी कि क्योंकि मैंने अभिनव से बात की थी इस प्रोग्राम के सिलसिले में। तो वो चीज मेरे दिमाग में आई। और दूसरा, इसके टाइटल पे भी बड़ा ये था कि जब ये ऐप पर आने वाली थी किताब, तो हमारे टीम में भी ये चर्चा चल रही थी कि देख लेंगे यार, ये नाम से ही एक
चचा गालिब का एक शेर है, दीपक शायद आपको और अभिनव मालूम हो कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, आशावादी होने की झलक, ये देख लेंगे यार में भी मुझे दिख रही है, टाइटल में भी और कहानी में भी। आप थोड़ा टाइटल पे चर्चा करिए कि ये टाइटल कैसे आया, और शीर्षक की जर्नी पे थोड़ा बात करें। एक्चुअली रितेश जो था, एक्चुअली मैं जब 12th के बाद एक्चुअली हम नवोदय विद्यालय से हूँ मैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल होती है। तो वहाँ पे क्या है, सब कुछ भेड़ चाल जैसा सा होता है। तो अब जो साइंस बैकग्राउंड से आ गए थे सबके सबने सोचा कि चलो अब तो कोटा चल देते हैं। तो सबके सब पूरा बैच स्कूल से उठ के पूरा कोटा चला गया, पूरा बैच, यानी कोई बचा नहीं। जितने क्लास में थे वो सारे के सारे कोटा। अब उसमें बढ़ गए, कोई बंसल में, कोई एलन में, कोई दासवानी में, किसमें। अब वहां जाके हाँ, अब स्कूल में तो क्या था कि वो रट रटा के आप पास हो गए, और वहां जाके आपको अपनी औकात समझ में आती है कि भाई अपन कुछ है नहीं, आ गए बेकार में। अब क्या है, घर वालों ने फीस भी भर दी है, तो तुम कह भी नहीं सकते कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम लड़ झगड़ के तुम आए हो। तो वहां पे क्या करोगे, तो बैठ के सब यही था। पर वहां पे एक और चीज थी कि वहां सब कुछ पढ़ के, अब वहां तो पीएमटी में आपका हुआ नहीं, लेकिन जब आप वापस कॉलेज में आते हो, और कॉलेज में भी जो एक तो हाई एंड के कॉलेज हैं, जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, वहां की तो बात नहीं करें, लेकिन जो थोड़े से नीचे वाले कॉलेजेस होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे फिर आप शेयर हो जाते हो, क्योंकि आपकी बराबरी का कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बीएससी करने आ रहा है, और यहाँ आप सीबीएसई स्कूल से पढ़े हो, उसके बाद आप पीएमटी कोचिंग करके आए और आप बीएससी कर रहे हो, तो फिर आपकी बराबरी में वैसे कोई होता नहीं है। तो आप 30 मार्क के होते हैं वहां पे, कि आपके ऊपर कोई नहीं है कुल मिला के, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था जब मैं कॉलेज में गया था तब। तो दीपक जी जितना रोचक लिखते हैं उतना ही रोचक बातें भी करते हैं। बिल्कुल, आगे बताइए दीपक जी। तो वही तो, वो आ गए, फर्स्ट दिन कॉलेज में था और जाते ही टीचर से भिड़ गए कि सर आप ये तो गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ गए थे वहां से, और बस किस्मत इतना ही आता था अपन को, उससे ज्यादा भी टीचर कुछ पूछ लेता पर बता भी नहीं सकते थे, पर वो जो बता रहा था वो गलत बता रहा था, वो अपन को पता था, तो अपन खड़े हो गए। तो वो इंप्रेशन वहां से जम गया, अगर ये बंदा कोई आया है। और वहां दिक्कत क्या थी, वहां पे मैक्सिमम जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे, तब वो टीचर के सामने खड़े होने की, वैसे भी कॉलेज प्रोफेसर के सामने कैसे खड़े होंगे वो, और अपन तो एलन से पढ़ के आए, अपन को लगता था क्या कर रहा है ये, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो वो वहां से फिर उस दिन जब मैं खड़ा हुआ था, पहले दिन जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर को कहा था, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, तब रितेश और हमारी फर्स्ट रितेश ने नोटिस किया था मुझे, यार ये कोई बंदा है अपने लेवल का। और वही वाली इस जैसे इसके अंदर किस्सा है, और लैब वाला जो मैंने किस्सा लिखा है वो रितेश ने सच में किया था। रितेश एकदम उंदट की, उसको पता नहीं क्या था, क्या पता। मैं अभी भी, अब जैसे वो मेरे साथ नहीं है, फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे बैठ के कि पता नहीं क्या उससे अजीब सा ही कुछ था, यानी आप कहोगे कि यहाँ जाना है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो इधर ही जाएगा, जबकि उसको पता है कि इधर कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही था। आप कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट दिन क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो लड़कों का जो होता है कॉमन सेंस, कि देख लेते हैं भाई कौन कौन सही है क्लास में, कहाँ कहाँ ट्राई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो हमारे क्लास में जो थी, जो हमारे बुक में भी है, तो रितेश जी ने जाके पहले ही दिन कि भाई अपने तो बस, अब वो रितेश से क्या है, अब नॉर्मल बंदा क्या करता है कि वो इम्प्रेस करता है, कुछ ऐसा करता है कि लड़की इम्प्रेस हो जाए, या उससे बात करने की कोशिश करेगा, या उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश करेगा, या प्रैक्टिकल्स क्लास साथ में ज्वाइन करेगा। तो रितेश का ऐसा फंडा नहीं था, उसका था यार इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो उसको पता है कि देख अपने एवरेज में अपन टाइम लगाएंगे तो कोई और कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो वो पहले ही जाके भिड़ गया कि भाई ये है, अब तू देख ले क्या करना है तेरे को ना। तो लड़की आपके को दोस्त पता के है, गोल्स जो हैं, वो आपके दोस्त के जो गोल थे वो काफी क्लियर थे। उसका राइटिंग में भी आपने दर्शाया है कि किस तरह का वो किरदार है। अभिनव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वॉइस एक्टिंग की दुनिया में कब से हैं, कब से आप एज ए प्रोफेशन वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं? मैं 2015 से कर रहा हूँ वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर्स एक्चुअली। अभी हाँ 5-5.5 साल हो गए मुझे। और देखिए मतलब कोइंसिडेंटली ये कितनी कमाल की बात है कि दीपक कुमार जी की ये पहली किताब है और ये मेरी भी पहली ऑडियो बुक है। अरे वाह! बधाई हो सबसे पहले अभिनव जी को इसके लिए। थैंक यू, आपको भी। और क्योंकि मैंने आप दोनों ने कमाल का काम किया। मैंने इतने कमर्शियल्स किए हैं और कॉर्पोरेट एवीज वगैरह मैं करता रहता हूँ, पर ये किताब का मेरे पास आया इस लॉकडाउन के दौरान। एंड आई जस्ट मतलब मैं बहुत टाइम से नरेशन, वैसे स्टोरीज वगैरह की छोटी छोटी स्टोरीज की काफी की,
पर ऑडियो बुक कोई मैंने इससे पहले नहीं की थी। तो ये जो अनुभव था मेरे लिए बहुत ही यूनिक था, बहुत मजा आया मुझे। अच्छा, बड़ा वही तो आपने मैं यही पूछने वाला था, आपने लॉकडाउन के दौरान ये किताब रिकॉर्ड की है ना? हाँ हाँ जी, तो होम सेटअप में आपने रिकॉर्ड किया होगा इसे। यस यस यस। बिल्कुल हाँ। तो तकरीबन कितने दिनों का समय लगा अभिनव आपको इस किताब को रिकॉर्ड करने में? मुझे 8-10 दिन लगे थे इसको खत्म करने में। 8-10 हाँ दिन। और और इस हाँ किताब का मुझे जो याद है, ड्यूरेशन है वो भी, हाँ जी हाँ हाँ करीब 8 घंटे का है, कुछ 8 साढ़े 8 घंटे। 8 घंटे के हाँ ऊपर का है थोड़ा सा। हाँ तो मुझे हाँ, आप याद है बता कि रहे थे कुछ। जब हाँ हाँ जब मैंने शुरू की थी ये किताब, तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर चैप्टर वाइज। एक चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर्स हुए। सबसे पहली बात तो जो पहली पेज पे जो मतलब मेरी फेवरेट लाइन इस किताब की, वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस इज कि आपकी कब, कहाँ और कैसे लगने वाली है, ये पहले से ही तय तय है। है। आपको मुझे आपको बड़ा बस, मजा आया। हाँ आपको आपको बस सही पहुंच सही जाना वक्त है, पे लेके पहुंच जाना सही है। वक्त पे अपनी तशरीफ लेके वहां पहुंच जाएंगे आप। अभिनव जी, इसके तो पीछे भी ये इंटरेस्टिंग का किस्सा है। एक्चुअली होता क्या था, मैं और रितेश दोनों हम हम्म, कोशिश करते थे कि हम सेफ हैंड पे खेलें। एक्चुअली हमेशा हर अच्छा। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक कास्ट हमेशा डोमिनेट करती है लड़ाई झगड़ों में, कि भाई इनसे तो बच के रहना है हाँ आपको, इनकी बंदियों पे ना नजर डालनी है ना ही कुछ करना है। तो हम उनसे यानी बिल्कुल यूं बच के रहते थे, भाई यहाँ अपने जाना ही नहीं है। फिर भी हम पीट जाते थे, पता नहीं कैसे यूं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। अब रितेश रितेश ऐसा आदमी था, अब क्या कहूँ उसको, कि अब जब से फर्स्ट दिन कॉलेज में मिला, तो पहले दिन उसने मुझसे कहा कि भाई देख, अपनी बहुत सेटिंग है, अपना भाई यहाँ का डॉन है, तो टेंशन मत ले, कुछ भी होगा मैं संभाल हाँ लूंगा, बस तू एकदम खुले से जी, आराम से जी हूँ। और वो खुद ऐसे करता था, तो मुझे भी भरोसा होने लग गया, नहीं यार बंदे में कुछ है यार, तो अपन को डरना नहीं है। तो अपन भी खुल गए। और वो खुलने के 3 या तीसरे चौथे दिन की बात है कि सर सूज गया था, हाथ पैर टूट चुके थे, कुल मिला के ऐसी कंडीशन कर दी थी। और जब वो लोग हमको पीटने आए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा प्रशांत जी, सुनिएगा, कि जब वो हाँ लोग हमको हाँ। पीटने आए, तो मैं एकदम बेखौफ था। मैंने कहा रितेश है, अपने सब देख लेंगे क्या है। और मैं रितेश को कह रहा हूँ, रितेश फोन लगा, रितेश फोन लगा, रितेश फोन लगा। और रितेश चुपचाप खड़ा है ऐसे, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार, ये बंदा कब से मुझे कह रहा है अपन देख लेंगे, अपन है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। वो बंदे हमको आके पीट के भी चले गए, सब कुछ हो गया, बाद में कॉम्प्रो भी हो गया। पर ना तो रितेश ने किसी को कॉल लगाया, ना उसके वो जो भाई थे जो आने वाले थे, ना कोई आया, कुछ भी नहीं हुआ। बस यूं बस वो मार के अगर चले गए हमको। रितेश ने सब कुछ आपके कहे अनुसार या किसी और के कहे अनुसार किया होता, तो ये जो आपके जीवन का रोमांच भरा कहानी है जिसको आपने उतारा है इतने अच्छे से, देख लेंगे यार में, वो शायद ऐसी कहानी नहीं बन पाती। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा पाता। रितेश आपके जीवन में आए हैं, हर किसी को एक ऐसा रितेश मिले, ताकि वो भी रोमांच भरा जीवन का एक्सपीरियंस करें। और देख लेंगे यार में जितने भी कैरेक्टर्स हैं दीपक, जैसे रितेश का कैरेक्टर है, मुझे एक बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर लगा, हालांकि क्योंकि मैंने पूरी कहानी सुनी नहीं है। तो जो हाउस ओनर का जो कैरेक्टर है, जिनसे आप ये कहते हैं कि 21 साल की उम्र में ही मुझे उसे ये देखकर ये लगता था कि इसने ये मेरे ऊपर हंस रहा है कि ऐसे जिंदगी जी जाती है, तुम क्या कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग ये थी। तो वो कैरेक्टर का इंस्पिरेशन आपका क्या था? क्या वो कोटा के किसी हाउस ओनर को देखकर आपका वो इंस्पिरेशन था? कैसे बनाया आपने वो कैरेक्टर? वो एक्चुअली क्या था प्रशांत जी, कि जैसे कि पीएमटी में क्या होता है कि आप 2 साल से वहां जब रह के आते हो, और क्या नया नया बच्चा होता है, एकदम 12th से निकला बच्चा होता है। और एक्चुअली हम तो बोर्डिंग स्कूल में रहे हुए थे, 6 से बोर्डिंग में थे, तो बाहर की दुनिया से हम बिल्कुल ऐसे ही थे कि पता ही नहीं था क्या चल रहा है। तो जो था वही दोस्त है, वही था। अब वहां से आप सीधा कोटा निकले हो, तो कोटा जाके आप सारी दुनिया देखते हो, और क्या हो रहा है यार, इंटरनेट कैफेज भी हैं, मूवीज भी चलती हैं, नेट भी ऐसे चलता है, और कुछ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आप देखते हो और ये भी है, ये भी है। वहां पे था ही नहीं, वहां पे मोबाइल अलाउ था, कुछ भी अलाउ नहीं था। अब 2 साल वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाएगा मतलब हम 18 का बैच गया था, उसमें से शायद 6 बंदे निकले थे, बाकी सब बंदों का कहीं पे नहीं हुआ था, सब वापस आ गए थे। अब पीएम कोटा से वापस आने का मतलब क्या होता है, ये शायद एक वेब सीरीज थी अभी कोटा वाली, उसमें कहा गया था कि कोटा से बच्चे निकल जाते हैं, पर बच्चों से कोटा नहीं निकलता। ठीक है, तो वो सिर्फ सपने टूटने की बात नहीं होती है, वो एक सपने एक्चुअली क्या बच्चे ने देखे नहीं होते हैं, सपने देखे होते हैं। जैसे एक पिता जो बार बार उसको कोटा छोड़ने आ रहा है, वहां उसको देखने आ रहा है, उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है, सब कुछ भर भर के भेज रही है, उसके फूफा जी फोन कर रहे हैं, बुआ जी फोन कर रहे हैं, सब केयर कर रहे हैं। तो इतने सारे सपने एक साथ एक बच्चे से जुड़ जाते हैं। अब जब वो टूटते हैं तो सब टूटते हैं, बिल्कुल। तो ये टूटते हैं तो सबके टूटते हैं, तो सबके दिल में खालीपन आ जाता है कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाया, ये तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब इसके बाद क्या होता है कि आप जब
आ जाते हो कोटा छोड़ के, भैया फिनिश कर दिया आपने, फिर आप घर पे कुछ भी कहते हो, जैसे आप घर वालों से कहते बाबा मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो ये कहेंगे जो करने पे जाए वो तेरे से हुआ नहीं, अब तू ये कर लेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बिल्कुल एक बिल्कुल। अच्छा सा एक किस्सा भी डाला है कि वो कार वाली बात मैंने डाली है कि अगर तेरी पीएमटी की फीस नहीं भरते हो तो इससे अच्छा मॉडल घर के नीचे खड़ा होता। तो ऐसी छोटी छोटी टोनिंग जो होती है वो हमेशा चलती रहती है बिल्कुल किस चीज के अंदर हूँ, तो इसलिए वो चीज कभी हो ही नहीं पाती है एक्चुअली। बच्चा उसी के अंदर चलता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब वो बच्चा पहली बार कॉलेज में आता है, तब कॉलेज में क्या होता है कि सब उसको अपने नीचे लगते हैं, क्योंकि वो पहले से इतना पढ़ गया है, 12-12 घंटे पढ़ के आ रहा है, पढ़ के आ रहा है। अब जो छोटी कॉलेज में जब आता है वो, तो वहां पे सब ऐसे लगता है क्या फफूंद गिर रही है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, सब ऐसे घूम रहे हैं, किसी को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वहां आप शेर होते हो और आपको खुद को पता नहीं करना है क्या है, तो आपको लगता है यार दुनिया कहाँ जा रही है, आप खड़े हो गए हो, फिर आप कंपेयर करने लगते हो, यार मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो फिर एक डिप्रेशन सा आना शुरू हो जाता है कि यार अपन नहीं कर पाए, अपन नहीं कर पाए। और जो जिन लोगों का हो गया है वो फिर कॉल करते हैं आपको। अब जैसे कि मैं उदयपुर में कॉलेज करने गया था, तो उदयपुर तो अपने आप में आपको पता है, तो जो भी घूमने आ रहा है उदयपुर ही आ रहा है और अपने रूम पे ही रुक रहा है। अब वो सेलेक्टेड है, कोई आरएनटी के अंदर एमबीबीएस कर रहा है, कोई महात्मा गांधी के अंदर एमबीबीएस कर रहा है, और आके अपने रूम पे रुके हुए हैं, और अपन उनकी खातिरदारी कर रहा है और अपना हुआ नहीं है। अब जब पापा का फोन आता है क्या कर रहा है, अपन कहते हैं वो आया हुआ है, तो पापा क्या कहते हैं, अरे वो तो डॉक्टर बन गया, तू तेरा देख ले, वो आया हुआ वो तो ठीक है, पर वो तो बन गया, तू तेरा देख ले। तो उस कंडीशन में जब आदमी डिप्रेशन में होता है, तो ये फर्स्ट जो हमारा रूम लिया था, वहां पे हमारे एक सिंधी थे, सरदार जी थे हमारे, वो इतने खुश मिजाज थे, यानी एकदम उनको कुछ नहीं, आप उनको ठोक भी जाओगे ना तो वो कहेंगे अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ मैं मर जाता, बच तो गया मैं। एकदम ऐसा एटीट्यूड था, एकदम कूल एटीट्यूड, एकदम कूल एटीट्यूड। तो वो मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा इन बंदे को कैसे डालना चाहिए यार यूं। और उनकी एज थी, हाँ एज भी ऐसी कि वो उनकी जो लाठी होती है उनके सहारे के बिना चल भी नहीं पाते थे वो। पर यूं भी नहीं कि वो बंदा रो रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम कूल मस्ती से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने यहाँ डालने की कोशिश की, मैंने कहा ये एक चीज यहाँ आनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा दिखे कि 21 साल का बच्चा जिसके आगे पूरी जिंदगी है, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो मरने की कगार पे है, वो मस्ती से जी रहा है, कुछ पड़ी नहीं है उसको, और ये ऐसे सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं क्या करूं। आपने देखा होगा अभी कोटा के अंदर सुसाइड के और डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक फैक्टर जो है वो पूरा वहां पे रहता है। बच्चा कोटा से आ बिल्कुल जाता है, इसके बाद भी जहां कॉलेज कर रहा है वहां पे वो डिप्रेशन में रहता है, उसको लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। तो वहां पे आपको सरदार जी चाहिए, आपको रितेश चाहिए, अगर निकलना है तो, नहीं तो फिर लटकना फिर तय है कहीं। फिर उसके बाद रितेश मिलने के बाद और सरदार जी मिलने के बाद, और क्योंकि मैं कोटा में खुद 2 साल में रहा हूँ तो मुझे मालूम है वहाँ का क्या माहौल होता है, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि देख लेंगे यार जो भी होगा। तो ये अभिनव हाँ, आप कुछ हाँ कह जी। रहे थे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था अभिनव आपसे कि आप ऑडियो बुक की जो दुनिया है या जो ऑडियो का मीडियम धीरे धीरे ये इसका जो फैलाव है, खास करके जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि जो समय की कमी है, लोगों का ऑफिस आवर, अभी तो पिछले 5-6 महीने में चीजें बहुत बदल गई हैं, बट फिर भी वो समय का अभाव तो है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम चल ही रहा है हर जगह पर, तो समय तो अभी भी लोगों के पास कम है। तो ये ऑडियो बुक की दुनिया को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने स्टोरी टेल के लिए भी ये पहली किताब की है और आने वाले समय में आप और भी किताबें हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगे, तो आप ऑडियो बुक की दुनिया को कैसे देखते हैं? देखिए, नई इंडस्ट्री है, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, और मेरा मानना तो ये है कि बहुत अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत इस वक्त एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग हुआ है इस इंडस्ट्री में, और देख रहा हूँ मेरे आसपास भी लोग ऑडियो बुक सुन रहे हैं। मतलब बिल्कुल अब से कुछ महीनों पहले तक मैंने इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं देखा था इस सेगमेंट में, पर अभी हो सकता है लॉकडाउन का असर हो ये, पर आई थिंक फ्यूचर ये यहाँ सिर्फ बढ़ेगा, ये मार्केट से बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास एक तो पढ़ने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, कोई किताब पढ़ने का अपना मजा है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर जो रीडर्स होते हैं वो या तो उन्होंने खुद वो हैबिट कल्टीवेट की होती है पढ़ने की, ठीक है, या फिर उनको बचपन से ऐसा होता है कि पढ़ने का शौक होता है, तो उनकी रीडिंग स्पीड वगैरह तेज हो जाती है बड़े होने तक, और वो आराम से एक किताब 2-3 दिन में खत्म कर लेते हैं, या कुछ लोग एक हफ्ते में कर लेते हैं, बट कुछ लोग हैं जो पूरे साल में 1 या 2 किताब ही पढ़ते हैं। तो वो वैसे बहुत लोग हैं, तो उनको जो ये सेगमेंट है, मतलब ये जो पूरा एक नया प्रोडक्ट बन के आया है कि आप यू जस्ट पुट योर ईयरफोन्स या पॉड जो भी आपके पास, और आप किताब को सुनिए,
सबसे बड़ी बात है कि आप इसको अपने अपने हिसाब से सुन सकते हैं, तो चलते फिरते सुन सकते हैं, वॉक लेते हुए सुन सकते हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं। तो किताब में क्या होता है कि ट्रेन में बैठ के या गाड़ी में बैठ के पढ़ना भी मुश्किल होता है, सुनना बड़ा आसान है। और खास बहुत करके आसान आप अगर है। बेहद आसान है। और खास करके जो आप बात कर रहे थे ट्रैवलिंग में किताबें पढ़ने की, आजकल का जो क्राउड है मेट्रो सिटीज का या छोटी सिटीज में भी क्राउड जो है वो अब कम नहीं रहा। वो पहले वाला बात नहीं है कि छोटे शहरों में भी कम भीड़ होती है, भीड़ हर जगह है और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में पढ़ना। अगर अब क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, फिलहाल मैं मुंबई में हूँ नहीं, बट मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि लोकल ट्रेन में किताब पढ़ना इज लाइक समथिंग कि आपने अगर कर लिया तो आप आके कह सकते हो कि आज मैंने ऐसा कुछ किया, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं हो पाता। अचीवमेंट है। तो और जब देख लेंगे यार की बात की देख लेंगे यार टाइटल की जो बात करते हैं, किताब की बात। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। ऑडियो बुक का अपना मजा है, उसमें जो किरदार है, जिस हिसाब से वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप जब सुनते हैं ना, जैसे मतलब कुछ बोल रहा है कि यार ऐसे ऐसे दो तीन भी बीच में, और फिर उसने बोल दिया कि देखेंगे यार। अब आप पढ़ रहे हो, आप देख लेंगे यार, पढ़ोगे लेकिन जब आप सुन रहे हो तो आप देख लेंगे यार, अपन देख लेंगे जो भी होगा, तो उसका मजा अलग है। इंटेंसिटी ऐड हो जाती है डायलॉग्स के साथ, जो बिल्कुल, जैसा है वो फील आ वैसा हो जाता है, जाता है कि किरदार आ हाँ, ये जाता ऐसा है। है, ऐसा लगता है आप उस किताब को जी रहे हो। बिल्कुल। और ये काम आपने महसूस हुआ। बखूबी अभिनव किया है, क्योंकि मैं अभी जो कैरेक्टर्स हैं और जो उनकी आवाज है वो बहुत ताजा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सुन रहा था इन चीजों को। तो आपने वो काम बखूबी निभाया है देख लेंगे यार में। मुझे जो रितेश का कैरेक्टर है या अभिनव का कैरेक्टर है, और इनफैक्ट जो मकान मालिक वाला जो कैरेक्टर था उसमें जब बात आती है, और आगे का जब मैंने अभी पूरा तो सुना नहीं है बट आगे की भी मैं मुझे सुनूंगा। सुननी पड़ेगी ये किताब, अब तब मैं उन सेशंस को रिविजिट करूंगा, मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस को मैं इसको सुनूंगा फिर से। बिल्कुल। पर मैं इतना बिल्कुल। इन्वॉल्व हो गया था, मैं क्या बताऊं आपको, जब मैं कह रहा था ना वो बात आधी रह गई थी। मैंने शुरुआत की थी लाइक अ मैकेनिकल एक्टिविटी, पहला चैप्टर ठीक है पढ़ लिया, इमोशन डाल के पढ़ लिया, क्योंकि उसको किरदार को तो निभाना है, राइट। पर जैसे जैसे किरदार आगे बढ़ता गया ना, मैं उसमें इस कदर घुस गया, इस कदर इन्वॉल्व हो गया उसमें, कि जब मैं उसको खत्म करने लगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सस्पेंस की बात नहीं करूंगा, पर मैं ऑलमोस्ट आई वाज इन टीयर्स। कुछ कुछ क्षण ऐसे थे, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे व्हेन आई वाज एक्चुअली मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, कुछ सीन्स इनैक्ट करते वक्त, उनको रिकॉर्ड करते वक्त। तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था, और वाकई मुझे बहुत मजा आया ये करने में। दीपक जी को मैंने ये देखा इनकी राइटिंग में, दीपक जी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ और इन चीज़ों में ऑडियो बुक कंपनी में काम करने का एक फायदा ये भी होता है आपके व्यक्तिगत जीवन में कि आप किताबों से जुड़े रहते हैं, तो कई तरह की किताबों से वास्ता होता है। मैंने ये देखा कि आपकी लेखनी में जो एक्सप्रेशन है और इमोशन है, वो इमोशंस का बहुत ये है खेल है बहुत ज़्यादा। आपने कैरेक्टर्स को इमोशन के थ्रू चढ़ाया है, फिर उतारा है, भले ही वो ज़्यादा जोश में हो या फिर वो संजीदा हो गया हो। जब ये कहता हो कि 21 साल की उम्र में मुझे ये लग रहा हो, ये लाइन मुझे बार-बार ये लगती है, क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं उस फेज़ को हर कोई एक्सपीरियंस करता है। कोई लंबे समय के लिए करता है, जिसको लोग कहते हैं कि डिप्रेशन चल रहा है इसका। ये चल रहा है क्योंकि वो डिप्रेशन वही है, और डिप्रेशन तो कुछ है नहीं जिसमें आपको दुनिया की चीज़ें ये लगती हैं कि मेरे हिसाब से नहीं है या मेरे लायक नहीं है, वो वाला जो पार्ट है। तो इमोशंस का बड़ा ये, मैं तो पढ़कर मुझे नहीं लगा ये सुनकर कि आपकी ये पहली किताब है। इसको मतलब ये मैं आपके सामने लाइव में नहीं बट एज ए ऑडियंस मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगा कि आपकी पहली किताब है। अच्छी पकड़ है आपकी इमोशंस पे, क्राफ्ट पे अपने की कैसे आप लिखना मुझे है। कह रही है। हेलो, हाँ, ये आप मुझसे कह रहे हैं ना प्रशांत, या दीपक? इमोशंस वाली बात मैं दीपक से कह रहा हूँ और एक्सप्रेशन वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा किया जो आपने पूछा, ताकि ऑडियंस को पता चले कि मैं किनसे कह रहा हूँ। तो हाँ, हाँ। तो ये जो किताब है, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये किताब 8 घंटे से कुछ ज़्यादा है, तो आप इसको तकरीबन 9 घंटे मानकर चलें। और 9 घंटे की जो किताब है, आप अगर 2 सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं, 2 वीक में रोज़ आधा घंटा सुनें। हालाँकि रोज़ आप अगर सुनने लगेंगे तो आधे घंटे में नहीं बंद होती बात, आपको आगे सुनने का मन करता ही है।
तो और ये किताब कैसे सुन सकते हैं, स्टोरी टेल ऐप डाउनलोड करें। उसके लिए हमारा जो टिकर है नीचे वो भी आपको बता रहा होगा कि अपने प्ले स्टोर में जाकर अपने मोबाइल फोन में, जिनको मालूम नहीं है अभी तक स्टोरी टेल के बारे में उनके लिए, और जो हमारे नियमित श्रोता हैं, सुनने वाले हैं और जो लाइव सेशन से भी जुड़ते हैं, क्योंकि इस लाइव सेशन में हम उनको एक मोटा मोटी बात बताते हैं कि हमारी कौन सी किताब आने वाली है। तो वो हमारे स्टोरी टेल ऐप डाउनलोड करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें देख लेंगे यार, या फिर दीपक कुमार का नाम टाइप करें। और अगर दीपक कुमार का नाम टाइप करें, अदरवाइज अभिनव भाई का नाम टाइप करें, और फिर वो सामने जो टाइटल है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सुन सकते हैं। और इसके अलावा स्टोरी टेल ऐप पर फिलहाल 6 भाषाओं में 1 लाख से ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं। तो ये ऑडियो मीडियम में हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी किताब अच्छे प्रोडक्शन के साथ आप तक पहुंचाए। तो ये छोटी सी डिटेल थी कि आप इसको सुन कैसे सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन करके अगर मैं चला जाऊं और आपको ये नहीं बताऊं कि ये चीज़ आप सुन कैसे सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। अगला जो दीपक जी, आपसे मैं ये बात करना चाह रहा था कि आपने राइटिंग का स्टार्ट कैसे किया? आपने लिखना कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था या कविताओं से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं पहले से स्कूल टाइम से डायरीज तो लिखा करता था मैं, और वो इतना कुछ था नहीं। फिर जैसे कि ये कॉलेज वाला हुआ, जो पूरा किस्सा हुआ है रितेश वाला, फिर मैंने लिरिक्स लिखना शुरू किया। सबसे पहले हमारा उदयपुर के अंदर हमारा एक रॉक बैंड था, डेजर्ट रॉक करके, तो उसके मैं लिरिक्स लिखता था, सॉन्ग्स लिखता था। फिर तब तक भी मैंने एक्चुअली बीच में मैंने पढ़ने की कोशिश भी की थी, जो पुरानी हिंदी की बुक्स जो थी, पर मुझे इतना वो मैं जमा नहीं पाया। मुझे लगा यार कि यार नहीं जम रहे हो, तो फिर मैंने वापस वो छोड़ दिया था बीच में। जैसे कि हर लिरिसिस्ट कोशिश करता है कि यार कुछ ना कुछ तो आगे अपन करें, कुछ ना कुछ तो आगे करें। अब मैं इंग्लिश मीडियम से था, इसके बाद साइंस का था, तो अपने उर्दू भी सही नहीं थी, अपनी हिंदी भी सही नहीं थी, और अपनी इंग्लिश भी सही नहीं थी। ये भी बात, दोनों में से कुछ सही नहीं था, अपन बीच वाले थे जो भी है। फिर मैंने ये एक दिन आज जिंदगी के अंदर मैंने दिव्य सर की बुक देखी थी। मैंने दिव्य सर की जो बुक दिव्य थी, प्रकाश दुबे की। हाँ दिव्य सर की मैंने बुक थी उनकी, तो मसाला चाय वाली बुक मैंने देखी। तो मैंने वहीं पे जाके जो लोकल बुक स्टोर थी वहां से मैंने उनकी खरीद ली। मैंने कहा देखें यार क्या है यार यूं, क्योंकि वो मैंने 2-3 जगह मैंने नेट पे भी कहीं उनका ऐड देखा था, फिर वो बुक के अंदर भी देख लिया था। और तब तक मुझे सिर्फ हिंदी का आज जिंदगी पता था। मैंने कहा ये मैगजीन आती है और ये अपन पढ़ते रहते हैं। अब उसमें वो कविता लिखने वाला जो होता है वो मैं लिख लिख के बेचता था, पर कभी छपी नहीं आज तक अपनी आज जिंदगी में। पर मैं लिख लिख के रेगुलर बेचता था। मैंने कहा नहीं मैं भेजूंगा यार, कभी कभी छप जाए, कभी कभी छप जाए। तो वो कभी हुआ नहीं, पता नहीं क्या रीजन था उसका। फिर मैंने वो मसाला चाय पढ़ी मैंने, फिर मुझे लगा यार अपन लिख सकते हैं यार यूं। फिर मैंने क्या कर दिया, तुरंत जाके दिव्य सर को मैंने कॉल ही कर दिया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है और मैं भी बस लिखना चाह रहा हूँ। तो दिव्य सर ने कहा इतना एक्साइटेड मत हो, पहले एक बार लिखो फिर अपन बात करते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कहा यार अब तो चैलेंज जैसा हो गया, अपने राइटर को फोन कर दिया सीधा और अब बात करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही महीने में बैठ के लिख दिया। मैंने कहा पूरा पूरा कर, मैंने लिख के मैंने कहा सर हो गया खत्म सर हो गया खत्म। और मैंने सर उन्होंने कहा कि इनको भेज दो, मैंने सबको भेज दिया। फिर मैंने वेट किया, तो बुक किस्मत से हिंदी युग में छप गई। शैलेश सर ने कह दिया कि चलो हम इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वेट किया और हिंदी युग में से किताब आ गई। पब्लिकेशन हाउस की किताब छपी और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया और बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने बताया कि ये जो, क्योंकि ये जो है बहुत जेन्युइन स्ट्रगल है। इसमें जो है ना कि आप पोएम्स भेज रहे हो, आर्टिकल भेज रहे हो, चीजें नहीं छपती। ये हर दूसरे लड़के लड़की की कहानी है जो लिखना चाहते हैं। और ये बड़े ऑनेस्टली आपने बताया। आई थिंक ये बहुत इंस्पायर करेगा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं स्टोरी टेल के लिए, क्योंकि हम अक्वायर्ड के अलावा एक ओरिजिनल सेक्शन करते हैं जिसमें हम स्टोरी टेल के लिए राइटर्स किताबें लिखते हैं। अभिनव जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा इसी पहलू पे कि ये जो वॉइस एक्टिंग वाली बात है, वॉइस ओवर वाला बात है, इसकी जो समझ है आपको पहले कब हुई कि मैं वॉइस ओवर का काम कर सकता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ और इस बना सकता हूँ? मैं दरअसल म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ। पहले मैं सिंगर हूँ, वॉइस आर्टिस्ट मैं बाद में बना। ओके, हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग बताया। जी जी। तो संगीत की तालीम तो मतलब मैंने काफी पहले से लेनी शुरू कर दी थी। अब तो खैर ब्रेक आ गया है, अब 2-3 साल से बंद है, रियाज वगैरह कुछ होता नहीं है। बट कॉलेज के दिनों में बहुत गाने गाए हैं, कॉम्पिटिशन अटेंड किए हैं। अच्छा। तो वैसे शुरुआत हुई थी। तो एक जो वॉइस मॉड्यूलेशन की जो बात होती है, पिच कह लो उसे आप, पेसिंग कह लो, लो पिच में बात करना या हाई पिच में बात करना, अलग अलग तरह की आवाजें निकालना, ये सब इनबिल्ट था एक तरह से। इसकी समझ जो थी वो म्यूजिक की वजह से बहुत सटीक रही है हमेशा से मेरी। तो और वो वॉइस ओवर्स में बहुत काम आई, मॉड्यूलेशन करने में, किसी चीज को कैसे कहा जाए।
तो उसमें राइट। उसमें संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो उस तरह से ये शुरू हुआ। खैर मतलब ये कैसे आया प्रोफेशन, आई थिंक फैमिली फ्रेंड्स में कुछ एक दो लोगों ने बोला था आवाज अच्छी है तुम्हारी, यू शुड ट्राई फॉर वॉइस आपको ओवर्स। तो मुझे कोशिश वॉइस करनी ओवर्स क्या चाहिए। होता है ये भी नहीं पता था 7-8 साल पहले। तो फिर धीरे बिल्कुल, धीरे उसकी जानकारी लेनी शुरू की। फिर तो एक अपनी अपनी खुद स्क्रिप्ट्स बनाई मैंने, खुद अपने सैंपल्स खुद बनाए, और फिर अच्छा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू हुआ और मज़ा आने लगा। क्योंकि बिल्कुल। आप एक स्टूडियो में जा रहे हैं, वहां पे आपको पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, स्क्रिप्ट सामने आ जाती है, फिर आपको उसको निभाना है। तो हुँ, इससे इससे बड़ा मज़ा क्या होगा कि एटलीस्ट मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आता है कि जो अनसर्टेनिटी होती है ना, हाँ, उसको हाँ, आपको उसको आपको हैंडल करना है। यू नो हर राइट। हर स्टेप पे, हर कदम पे उसको आपको हैंडल करना है। कभी कभी कोई फनी स्क्रिप्ट आ गई तो कभी बहुत सीरियस वाली आ गई। अब दोनों में आपको इमीडिएटली कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है, तो ये करने में मुझे बहुत मजा आता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे ये रितेश किरदार है ना, वैसा हाँ ही जी। मैं भी कुछ रहा हूँ। अब मैं उतना क्रेजी नहीं रहा हूँ, कुछ 2-3 अच्छा। साल में उतना क्रेजी था अपनी लाइफ में। हुँ, हुँ। वो पागलपन था कि कुछ भी कर लिया। जैसे एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था हिमालय में, हमारा कैंप के लिए गया था 12th के बाद। 12th के अच्छा, रिजल्ट आने वाले थे, और मेरे पापा ने मुझे एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट दिया हुआ था। तो मैंने तो वापस आते हुए हमारी ट्रेन की टिकट थी। पर हुआ ये कि हाँ, अगले दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे और उसके अगले दिन हम पहुंचने वाले थे। कुछ अच्छा। 18-20 घंटे की जर्नी थी। मैंने उससे कहा, दिल्ली जब आने लगा तो मैंने कहा यार देख कार्ड है, अपन चलते हैं एयरपोर्ट और निकल लेते हैं, उड़ के पहुंच जाते हैं घर पे, कल सुबह रिजल्ट देखने के लिए पहुंचना है भाई कॉलेज। और वो हम किया। सन 2000 में 5000 की टिकट थी दिल्ली से। हम गए हुँ, एयरपोर्ट हुँ। पे, स्वाइप किया कार्ड, प्लेन में बैठे और आ गए। और घर पे आके माँ बाप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ गया भाई, तू तो कल आने वाला था। तो ये तो एक एक किस्सा सुना रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कई चीजें की हैं। तो वो रितेश तो था मेरे में कुछ टाइम, और उसने मुझे लगता है कि आज तक जिंदा रखा है। जिंदा से मेरा मतलब है कि कुछ अलग करते रहना हर समय बिल्कुल, और बिल्कुल। मजा लेते बिल रहना। तो जैसे बिल्कुल, तो दीपक भाई एक ने ब भी बोला ना, रितेश का होना बहुत जरूरी है हर एक की जिंदगी में। आपके बहुत अंदर है ज़रूरी तो है। बहुत बढ़िया है, आपके अंदर है तो आप ब्लेस हो। पर अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कोई ना कोई आसपास का बंदा रितेश होना चाहिए। तब आपको बिल्कुल। जिंदगी का जो रहता है ना, उसका मजा तब आएगा आपको। तो हाँ, दोस्तों जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रितेश कैसा दिखता है और रितेश का बिहेवियर कैसा है, किस रितेश की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। देखेंगे यार स्टोरीटेल ऐप पर, आप इसे सुनिए और कैसा एक्सपीरियंस है आपका सुनने का, वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ साझा करें। एक्सपीरियंस साझा करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप रिव्यू लिख सकते हैं हमारे ऐप पर बुक की, प्रॉपर आपका जैसा मन है, आपको किताब कैसी लगी, आपको नरेशन कैसा लगा अभिनव जी का, वो लिखें। और इन केस आप ये लिखने वाला जो है उसमें आप लेजी फील कर रहे हैं, हमारे पास वहाँ पे स्माइलीज का ऑप्शन है, आपको कैसा लगा वो आप स्माइलीज के थ्रू बताएं, जो आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजते हैं। उसी तरीके से आप बुक का रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से ये कर सकते हैं। दीपक जी और अभिनव, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो हाफ एन आवर का होता है लाइव सेशन का, बट राइट। ऑलरेडी हम लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। बट एक सवाल, क्योंकि हमारे देखने सुनने वाले में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि नया नया लिख रहे हैं और नई नई कोशिश कर रहे हैं नरेशन की। हमारे पास दोनों तरह के लोग इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं, जो लिखना भी चाहते हैं और नरेट भी करना चाहते हैं, या उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी लिख रहे हैं या और बेटर लिखना चाहते हैं, या नरेट कर रहे हैं बट और बेटर करना चाहते हैं। तो दीपक जी स्टार्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ आपने जो सीखा आप साझा करें कि आपका कौन सा ऐसा कुछ गुर साझा करें जो काम आए नए लिखने वालों को। लिखने वालों के लिए तो एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा, जो मैंने अपनी अपनी राइटिंग जर्नी में अभी तक जितनी रही है उसमें मैंने जो फील किया वो यही है कि जो नया जो लिख रहा होता है उसके अंदर क्या एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो फर्स्ट किताब अगर आप जब खत्म करते हैं तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आपको लगता है कि आपकी किताब यानी बस फाड़ देगी, दुनिया बदल देगी, ना बेस्ट सेलर हो जाओगे, ना बड़ा बड़ा चेक आना है आपके पास, ना आपकी दुनिया बदल जानी है, आपको बॉम्बे चला जाना है, फिर मूवीज लिखनी है ना, बस फिर सब खत्म हो जाना है। ये मेरे अंदर भी था,
ये सबके अंदर होता है, और आपको लगता है कि Right. आप ही लिख लो, बाकी सब पागल है, आपको लगता है यार ये क्या लिख रहा है, मेरी किताब देखो तुम, ये क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये गलत है ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यही एनर्जी आपको आपकी सेकंड किताब, थर्ड किताब की तरफ लेके जाती है। पर जो नया लिख Right. रहे हैं, मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस थोड़ा सा वक्त मांगता है, ठहराव मांगता है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे पकती है यहाँ बहुत पे। अच्छी बात। तो जो नया लिख रहा है, मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि मुझे एक किताब लिखनी है। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं जो भी, मुझे बहुत से रीडर जो है कांटेक्ट करते हैं, सर हम क्या करें, हमारी किताब आ गई, क्या हो गया। मैं कहता हूँ तुम कम से कम 3 किताब का टारगेट लेके चलो। अगर आपको लिखना है तो आप मानो मैं 3 किताब लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखना छोड़ दूंगा, कम से कम 3 किताब तो लिखो। 3 किताब का मतलब क्या है कि जैसे आपने अपनी किताब अभी कंप्लीट की, आपने सबमिट की, सारे पब्लिशर्स को आपने मेल कर दिया। अब क्या होता है कि अगर आपको अच्छे पब्लिकेशन से आपकी किताब छपवानी है तो उसमें लगेगा टाइम। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 महीने के अंदर मुझे फोन कर दे वो कि यार 2 महीने हो गए अभी तक कुछ आया ही नहीं है। तो किताब छपना आज के टाइम में सबसे आसान काम है। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं और जो लिख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो आपकी किताब बिल्कुल अच्छी नहीं बात आएगी है। तो ऐसा होना नहीं है। आप आज रात को किताब खत्म करो, 3 दिन के बाद किताब आपके हाथ में प्रिंट है, प्रिंट होके आपके हाथ में किताब। इतना आसान है छपना आज के टाइम में। तो अगर अच्छे पब्लिकेशन से अगर आपको छपना है तो आपको वेट करना है। अब ये वेट आपका 6 महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। देख लेंगे यार 2 साल बाद पब्लिश हुई है, ठीक, मैंने किताब सबमिट की, सर ने हाँ कहा उसके 2 साल के बाद। अब मैं भी, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, वही एनर्जी कि यार इतनी अच्छी कहानी है, पब्लिशर्स मेरी किताब लेके बैठ गया है, कुछ छाप नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं खुद छाप देता हूँ। इवन मैं तो प्रिंटिंग प्रेस के पास भी जाके आ गया। मैंने कहा कितना कॉस्ट लगेगा, क्या लगेगा, अमेजन से मैंने बात कर ली, सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, क्या क्या होगा, सब कुछ, कि भाई अपन खुद छापेंगे, अपन को भरोसा अपनी कहानी पे, ये वाली बात है। तो इतनी एनर्जी स्टार्टिंग में होती है, पर ये एनर्जी आपको किताब सबमिट करने के बाद दूसरी किताब के पीछे लगा दो आप, कि चलो ये हो गया है, ये आएगा, भाई क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई नहीं छापेगा, आप तो छाप ही दोगे। मैंने बता दिया, इतना आसान है छापना, बहुत आसान है। दुनिया में कोई पब्लिकेशन आपकी किताब नहीं छापेगा, आपके आसान से किताब छप जाएगी। पर आप रुकिए, साल 1.5 साल रुकिए, कम से कम पब्लिशर को 3 महीने तो आप दीजिए कम से कम, कि वो बताए कि सच में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए उनसे। और इससे सब आसान तरीका इसका यही है कि आप 3 किताब का टारगेट लेके चलिए। पहली किताब खत्म हुई, पब्लिशर्स को दे दी, अब मान लो कि 3-4 महीने के पहले कुछ नहीं करना, अब दूसरी किताब खत्म करो अपनी, ठीक है, और फिर तीसरी किताब खत्म करो। इतने में क्या होगा कि आपके पास धीरे धीरे आपकी, शैलेश सर ने मुझे ये कहा था कि दीपक पहली किताब लिखना आसान है, सबसे मुश्किल होता है आपकी दूसरी किताब लिखना। पहली किताब तो आपने जिया होता है, रितेश की कहानी मैंने जी क्योंकि है, आपके पास आराम से, कंटेंट है ना, जीवन का जो कंटेंट कंटेंट है है आपके वो पास, ऑलरेडी आपके पास। और वो कंटेंट आपने अपनी राइट। आंखों से देखा है। आपने देखा है कि भाई रितेश कहाँ कूदा था, किसको मारा था, कहाँ पड़ी थी, कहाँ क्या हुआ था। अब बनाना है दूसरी किताब में आपको, और यहाँ पे कंपैरिजन भी है। पहले में कंपैरिजन नहीं है, आपने क्या लिख दिया, दूसरे में कंपैरिजन भी है, ठीक है, और दूसरा में कहानी बनानी है आपको, ठीक है, और उस पब्लिशर को देनी है। तो आपको यहाँ पे डबल मेहनत करनी है। तो वो जो एनर्जी जो यंग राइटर जो होते हैं वो लगाते हैं किसमें, कि यार मैं यहाँ पब्लिश करा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो सब बचा के आपको दूसरी किताब में लगानी चाहिए कि वो खत्म हो जाए टाइम पे। क्योंकि उसको टाइम होने में, जैसे पहली किताब मैं बता रहा हूँ, पहली किताब मैंने 1 महीने में लिखी थी, दूसरी किताब मेरे 1.5 साल हो गया, अभी तक उलट पुलट ही हो रहा है। क्या, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि यार मैं क्या करूँ, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, यार पहले किताब आ गई है, अब ऐसा करना है, ऐसे करना है। तो सेकंड किताब में सबसे ज्यादा टाइम लगना है आपका। तो आप 3 किताब का टारगेट लेके चलिए और संयमित रहिए, आप रुकिए, आप ठहरिए, अच्छे पब्लिकेशन आएंगे, अच्छे पब्लिकेशन से किताब छपेगी। बाकी जैसे दिव्य सर कहते हैं किताब छपवानी है और गिफ्ट देनी है तो फिर तो कहीं से छपवा दो, लेकिन किताब अगर सच में मार्केट में लेके आनी है, गिफ्ट देना आसान है, किताब लो। मैंने अपनी किताब कम से कम 10 या 15 किताब मैंने किसी को गिफ्ट दी होंगी, मैंने वो किया ही नहीं है। मैंने कि मैं 10, 15, 20, 100, 200 किताबें मैं खुद ही खरीद लूं, कि मैं खुद ही सबको दे दूं जा जाके। देखो उसका सेंस ही क्या है, फिर तो लिखना ही क्यों। इससे अच्छा मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाऊं तो पैसा कमाऊंगा, जितना टाइम मैं उसमें कर रहा हूँ। तो ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको गिफ्ट देनी है तो आप लिखिए ही मत, इससे अच्छा फेसबुक पे लिखिए। जैसे मेरा पेज है पोटली किस्सों की, उसके ऊपर कम से कम 24,000 समथिंग कुछ रीडर है उसके ऊपर, तो वहां मजे लीजिए आप आराम से, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ, लड़कियां इम्प्रेस, सब कुछ हो रहा है, वहीं पे भी हो रहा है। आपको किताब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राइटर वाली जिंदगी जीनी है, आपको किताब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उधर भी हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जो एक राइटर जीता है वो सब कुछ। पर सच में किताब अगर आपको लेके आनी है तो आपको ठहरना जरूरी है, अच्छे पब्लिकेशन से आना जरूरी है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 3 किताब का टारगेट लेके चलिए, आप उस टाइम पीरियड में खत्म कर दीजिए उसको। नहीं तो क्या होगा, पहली किताब आ जाएगी, सारी एनर्जी आप उधर लगा दोगे और उसके बाद आप बैठे रहोगे, यार मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। किताब आगे चली गई और आप बैठे हुए हैं, आप क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ये है कि आप 3 किताबों कम से कम टारगेट लेके चलिए। इसके बाद आप चाहो छोड़ दो कि लिखना ही नहीं है मुझे, पर 3 किताब तो मैं लिख के छोड़ूंगा, पकड़ा है तो। ये कम से कम रखना मेरी सबसे अच्छा तरीका है अगर राइटिंग में आपको जाना है तो। तो मोटा मोटी ढंग से मैं अगर दीपक की बात को मुख्तसर ढंग से अपने दर्शकों को बताना चाहूँ तो दीपक ने ये कहा कि एक लिखने की जो जिद है वो होनी चाहिए,
लिखने का हट आपको है तभी वो काम शुरू करें, लिखें और लिखते रहिए। लिखने से ही बात बनेगी, क्योंकि उसके बाद एक ड्राफ्ट, दो ड्राफ्ट वो लिखने से ही होता है। तो ये लिखने की बात हो गई। अभी आते हैं अभिनव आपके पास, क्योंकि नरेशन की जो दुनिया है वो बड़ी हो रही है। मुंबई में लोग नरेशन के लिए पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास ये जो चीज थी, लोग नहीं जानते थे कि एक आवाज से भी करियर बनता है, आवाज की दुनिया में भी करियर बनता है। अभी छोटे छोटे टाउन से भी हमारी कंपनी में मेल आते हैं, लोग नरेशन करना चाहते हैं। तो आप ऐसे बिगिनर के लिए कुछ क्या एडवाइस साझा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके अंदर एक ड्रामा होना चाहिए। मतलब अगर आपको ड्रामा पसंद है, आप देखिए बचपन से लेके आज तक जो भी युवा पीढ़ी है, जो भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, आप अपने आप को राइट, परखें पहले कि आप अपने राइट, बचपन से अब तक का सफर देखिए अपना, और आप देखिए आप किस तरह से, क्या आप एक नेचुरल एंटरटेनर हैं। एंटरटेनमेंट कई तरह से हो सकता है। आप डांस कर सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, पार्टी की जान होते हैं कुछ लोग, इस तरह की चीजें, राइट। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल। या आप घर पे रिश्तेदारों की नकल कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, तो फिर नेचुरली आप आराम से, मतलब बिल्कुल यू आर मेड फॉर इट, और वो अगर नहीं है और आप उसको कल्टीवेट करना चाहते हैं, तब भी ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो भाषा से लगाव होना चाहिए। यू शुड लव योर लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस दैट यू आर लुकिंग एट, दैट यू वांट टू लर्न और मास्टर। राइट। और बहुत फिर अच्छी उस पे बात कही। काम करना पड़ता है। उस पे आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए। देखिए, कोई शब्द अगर मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं उसका उच्चारण अगर मुझे नहीं पता है, तो मैं फिर हर सोर्स यूज करता हूँ उसका सही उच्चारण हाँ। जानने के लिए। या फिर किसी शब्द का मुझे मतलब नहीं पता है अगर, तो फिर मैं आई यूज माई सोर्सेज टू फाइंड टू फाइंड आउट द रीजन, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो ये सब राइट, छोटी छोटी चीजें जो आपकी जो कला है उसको निखारने में आपकी मदद कर। तो एक बिल्कुल। पैशन तो होना बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति। और जब वो तो होगा, सब तब काम तो जी, फिर काम इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। जैसे दीपक जी ने बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दीपक जी ने इतना साफ बताया कि यार, उन्होंने तो खैर पूरा रास्ता ही कर दिया किसी राइटर के लिए, राइट। तो द बिल्कुल। बॉटम लाइन इज कि यू डोंट हैव टू गिव अप। अगर राइट, आपने कोई चीज पकड़ ली है और आपको करना है, तो आप लगे रहो फिर उसमें। अपनी अपनी बिल्कुल। पेंसिल को आप शार्प करते रहो। जिस दिन आपके सामने कागज आएगा, उस दिन आप लिख दोगे अपनी कहानी। तो दर्शकों, जो अभिनव ने कहा उनको भी मैं छोटे ढंग से आपको ये बता दूं कि अभिनव जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं मोटे मोटे ढंग से कि आप सबसे पहले तो पैशन रखें अपने काम के लिए, उसके लिए आप वो करना चाहते हैं। और दूसरे अलावा उसके बाद जो चीजें आती है उसमें कई छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आवाज की प्रैक्टिस आपको रोज थोड़ा करना है, या अच्छे नरेटर को सुनना है। और अच्छा नरेशन सुनने के लिए आपको आज के टाइम पे स्टोरी टेल जो है वो बहुत, एक जैसा मैंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं। आप उसमें इंग्लिश की किताबें सुन सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी नहीं है, आपका लैंग्वेज मलयालम है, तो आप मलयालम में किताबें सुने। और जो लोग बांग्ला में किताबें सुनना चाहते हैं वो बांग्ला में सुने, तमिल में किताबें सुनना चाहते हैं तमिल में सुने। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसको सुनते रहें और क्राफ्ट पे काम करते रहें। बहुत शुक्रिया दीपक और अभिनव आपका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और जाने से पहले अगर कुछ ऐसा शुक्रिया, जो मैंने शुक्रिया आप आपका दोनों भी। से इनफैक्ट मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टोरी टेल का भी, कि मुझे ये मौका जी दिया, बिल्कुल, मैं इस किताब को नरेट कर सकूं। तो एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल, होती है किसी को पहला मौका देना। हालांकि मैं काफी बिल्कुल। काम कर चुका हूँ, लेकिन इस स्पेस में ये मेरी पहली कोशिश है। और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ स्टोरी टेल का, और उन सभी लोगों का जो मुझ तक ये मौका लेकर आए। सो प्रशांत थैंक जी, यू। मेरा भी सेम बिल्कुल। पिंच है कि मेरी किताब को पहली बार आपने मौका दिया है यहाँ पे मेरी राइटिंग को, तो इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, स्टोरी टेल का स्पेशली, कि चलो हाँ, ऑडियो बुक यहाँ पे स्टोरी टेल है। की पूरी कोशिश है दीपक जी और अभिनव, स्टोरी टेल की पूरी कोशिश है कि जो हम कंटेंट है, कंटेंट जो है वो अच्छा से अच्छा कंटेंट अपने ऑडियंस तक पहुंचाएं। और यही कारण है कि लोगों का प्यार हमें मिल रहा है पिछले 2-3 साल से, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इस लाइव सेशन में भी जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका बेहद शुक्रिया। हम अगले सप्ताह और आपसे मिलेंगे और फिर किसी नई किताब के बारे में चर्चा करेंगे, और नए मेहमान होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शुक्रिया। दीपक एंड Thank अभिनव, you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. थैंक यू प्रशांत।